गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन, एक नई हंसी, मुस्कुराती और खिलखिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं हो ठीक ठाक हो, खुश हो और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर भी कर रहे हो। सुबह का जनाब आगाज हो चुका है और हफ्ते की सुबह का आगाज हमेशा एक खुशी का एहसास हमें दिलाता है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है तो वो उस खुशी के लिए और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से वो जो खुशी का एहसास होता है वो दुबाला हो जाता है। और वीकेंड है और हस्बे मामूल आज भी हम अपने जो टॉपिक्स हैं वो बड़े मज़े मज़े के आपके लिए लेकर आए हैं। लाइटेड नोट पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे ताकि आपका जो वीकेंड है वो भी खुशगवार बनाया जा सके। तो चले जनाब, सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ ही करते हैं और मौलाना रूमी का एक खूबसूरत सा कॉल है जो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर किया जाए। मौलाना रूमी कहते हैं कि जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मट्टी डालकर दुनिया में जिंदगी सुकून से बसर की जा सकती है। ये बड़ी छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से एक सेंटेंस की, एक लाइन की ये बात है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो मायने है वो बहुत ही ज़्यादा मायने खेज है, या उसको अगर देखा जाए तो गहराई है उसके अंदर कि हम लोग जनाब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, हम अपने रिश्ते तक तोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े इवन दो के कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लें, अपनी तबीयत के अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त का जो मादा है उसको ज़्यादा कर दें और दरगुजर करना सीख लेना, तो ये तमाम तर परेशानियां जो है मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी और हमारी अपनी ज़िंदगी में एक खुशगवारियत, एक पुरसुकून का जो एलिमेंट है जो ख़त्म होता जा रहा होता है उसको हम वापस कर सकते हैं, रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो इसलिए दरगुजर करना सीखें और जनाब दूसरों को माफ़ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी तमाम टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मौसम और मौसम के हवाले से। जिस तरह बात हो रही थी कि मौसम में बरसात अपने उरूज पर है और मौसम की सूरत हाल इतनी बेयकीनी कभी कभी हो जाती है कि एक लम्हा सूरज हमें आंखें दिखाना शुरू हो जाता है तो दूसरे लम्हे बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बारिश हर किसी को पसंद होती है, लेकिन बरसात की बारिश अपने साथ बहुत सारी मौसमी बीमारियां भी लेकर आती हैं और इस मौसम में मच्छरों की बहुतात आ जाती है। मामूली सा मच्छर बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर इंसान को तिगनी का नाच नचा सकता है। मच्छर का काटना ना सिर्फ परेशान कुन होता है बल्कि ये खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बहुत से अमराज हैं जो पैदा हो सकते हैं, जो जान भी ले सकते हैं। आज दुनिया भर में मच्छरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली बीमारियों से आगाही फराहम करना है। इस दिन को मनाने का आगाज एक साइंसदान की उस दरियाफ्त से हुआ था कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सालाना मच्छरों से मुतासिरा अफराद की तादाद लाखों तक जा पहुंची और मलेरिया और डेंगू समेत इससे फैलने वाली बीमारियों से कई गुना ज्यादा जो इंसान है वो लुकमाए अजल भी बन जाते हैं। तो मच्छर का काटना किन किन बीमारियों का सबब बन सकता है, इनसे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जागो लाहौर में आज के दिन के जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है जिसे वर्ल्ड मॉस्किटो डे कहते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और मानसून का मौसम भी है, उसका जिक्र भी आपने किया, उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है इसके साथ। और ये जो जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया, हमारे एक डॉक्टर थे, ब्रिटिश डॉक्टर बरतानवी, उनका नाम था डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। हाँ जी। वो 1897 में उन्होंने यही दरियाफ्त की थी और उस वक्त दुनिया मलेरिया बुखार की वजह से आमीन समझें कि एक बहुत डायलेमा का शिकार थी और ये बुखार ऐसा था जिसका कोई इलाज ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चलता था और लोग इसकी वजह से अपनी जान की बाजियां हार रहे थे और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था दुनिया के लिए। तो उस बरतानवी डॉक्टर ने ये दरियाफ्त किया कि एक एनोफ्लीज नाम का मच्छर है और उसकी जो फीमेल है उसके स्टोमक में ये प्लाज्मोडियम जो बुखार का सबब बनता है, पैरासाइट है। ये एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम इट इज नॉट अ वायरस, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट अ फंगस। ये एक पैरासाइट है जो कि जिंदगी अपनी गुजारता है एनोफ्लीज मच्छर की मादा के पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर।
और उसका बाइट जो है उस प्लाज्मोडियम को, उस पैरासाइट को एक सेहतमंद इंसान के खून में मुंतकिल कर देता है, तो उसको मलेरिया हो जाता है। ठीक है। ये दरियाफ्त की उन डॉक्टर साहब ने, रोनाल्ड रॉस ने, तो ये वो दिन था 20 अगस्त 1897। सही। तो उसी दिन की मुनासबत से, अब 20 अगस्त को हमारे साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे के तौर पे मनाते हैं। प्राइमरीली इट इज कंसर्न्ड विद मलेरिया। ओके। यानी कि मलेरिया की बात हो रही है। हाँ। तो उस दरियाफ्त के बाद दुनिया में इस बात का वो जो था कि ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, लिहाजा इसके बचाव के लिए सबसे पहला काम ये है कि इसके वेक्टर का खात्मा किया जाए, मच्छरों से बचा जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये अहमियत इस दिन की वही है जो आपने बताई कि हम अवेयरनेस रेज करें, लोगों में इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। और दूसरी, इसके मनाने की एक बड़ी वजह जो उस वक्त भी रखी गई थी, 2 मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे। एक तो इसके लिए लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को शऊर दिया जाए। दूसरा ये था कि एडवोकेसी की जाए विद द पॉलिसी मेकर्स, विद द गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, कि वो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लिए रिसोर्सेज दें, ताकि इसके लिए अब ये तो पता चल गया कि एनोफिलीज की मादा है जो ये मच्छर जो अपना इस प्लाज्मोडियम को आगे बढ़ाती है और मलेरिया का शिकार लोग होते हैं। लेकिन अब आगे बात थी कि इससे इसके इलाज के लिए दरियाफ्तें की जाएं, उस पर रिसर्च की जाए। तो उसकी रिसर्च आज के दिन तक जारी है मुनीबा। यानी हम वो कुनीन की दरियाफ्त से, जब कुनीन की गोलियां, वो कड़वी गोलियां मलेरिया के लिए करते करते फिर बहुत सारे दूसरे हमारे पास मेडिसिनल आइटम्स आज की दुनिया में मिले हैं, और वही है सबब कि पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पंजाब को ऑलमोस्ट मलेरिया फ्री का नाम दे सकते हैं। अच्छा। कि पंजाब का एक पहले बहुत बड़ा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था जो हमारे CDC डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला में चलता था पंजाब में। अब उसकी जगह इस वक्त समझे किसने ले लिया? डेंगू ने। जितना फोकस हमारा मलेरिया पे कभी होता था, उन दिनों हमें समझे कि बहुत कुछ करना पड़ता था। घर घर जाके मच्छर मार स्प्रे करने पड़ते थे, वहां नक्शे बनाने पड़ते थे जाके। आज भी वो प्रैक्टिस जारी है। वो सारी प्रैक्टिस डेंगू के लिहाज से हो रही है। आज भी वो मलेरिया के लिए हमने रोल बैक मलेरिया का नाम दे दिया। कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो जिस लेवल पे हमें चाहिए था वो हम उसके फवायद हासिल कर चुके हैं। अब इसको रोल बैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मलेरिया आज के दौर में एक जानलेवा मर्ज नहीं है, क्योंकि अगर ये बच्चों को हो जाता है, हमला माओं को हो जाता है, अच्छा। तो ये उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। और आज भी हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हमारी ऐसी बेल्ट्स हैं जिनमें मलेरिया एंडेमिसिटी बेल्ट्स हम उनको कहते हैं, कि जहां उधर मलेरिया अभी भी पाया जाता है, जिसमें सिंध की कुछ बेल्ट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, और हमारे साउदर्न पंजाब के वो इलाके जो उन इलाकों के साथ जुड़ते हैं, और वो दरियाई भेंट के अंदर यानी दरियाई इलाकों, वहाँ पे आज भी मलेरिया जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। पेशेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन अब अगर बात की जाए दुनिया के सिनेरियो को, अभी आपने इंट्रो में बताया, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आज की दुनिया में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सालाना 50 करोड़ अफराद की ये जान लेता है मलेरिया। 50 करोड़, 500 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू मलेरिया। और वो ख़ास तौर पे सब सहारन रीजन जो है ना, WHO का वो इलाका जिसे हम कहते हैं WHO का रीजन, जो अफ्रीकन रीजन है, हाँ जी। वहाँ के ममालिक में अभी भी ये इसका, और इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। 70% से ज़्यादा जो अमवात हैं वो बच्चों में पाई जाती हैं। और वो कहते हैं कि जी हर 30 सेकंड में एक बच्चा जान से जाता है ड्यू टू मलेरिया। और एक दिन में 3000 बच्चे मौत की मुंह में चले जाते हैं। फिर कितना बड़ा मकसद है कि इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। यानी बहुत कुछ हम कर चुके हैं। बिल्कुल। हमने बहुत तरक्की की है। हाँ मेडिसिन साइंस ने बहुत तरक्की की है। हम कुनीन के दौर से निकल के आज बहुत सी नई एंटी मलेरिया ड्रग्स तक, दवाइयों तक आ चुके हैं। और ये उन्हीं का समर है कि हम इसको कंट्रोल भी कर पाए हैं। और लेकिन आपको ये पता है कि वो पुराना फार्मूला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, रोकथाम की तरफ जाएंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों को पैदा होने से ही रोक लेंगे। बिल्कुल ऐसे। और जो वो अखराजात जो उनके इलाज मुआवजा पे हैं वो तो फिर कहीं ज्यादा है ना उस प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन पे हमारा कुछ खर्च नहीं होता। क्या है कि मच्छर का जो लाइफ साइकिल है, चाहे वो इसकी बात कर लें हम एनोफिलीज मच्छर की, मादा मच्छर की, अब इसके बरक्स वो एडीज मच्छर है जिसे हम एडीज इजिप्शियाई का नाम देते हैं, जो डेंगू का वायरस फैलाता है। अच्छा, अब यहाँ पैरासाइट है, यहाँ प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो बीमारी का सबब बनता है, जो एनोफिलीज मादा के पेट में पलता है, वो मलेरिया का पैरासाइट है। लेकिन डेंगू का क्या है? वायरस है।
पैरासाइट के लिए, उसको मारने के लिए हमारे पास बेशुमार मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन आपको पता है कि वायरल डिजीजेस डोंट हैव एनी मेडिसिन सो फार, कि वायरस के खात्मे उसके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि उसको पैदा ही ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी हमारे देखने वालों को भी, जैसे हम कहते हैं कि डेंगू के लिए एक अलग सा मच्छर है, वो व्हाइट धारों वाला और ब्लैक, तो मलेरिया के लिए भी इस तरह है कि कोई भी आम मच्छर वो नहीं, मैंने वो देखे ना, अभी मैंने गुफ्तगू में जो बात की, मैंने 2 मच्छरों का नाम लिया, आपने खुद भी, वो एनोफिलीज नाम है उस मच्छर का, और उसकी फीमेल सबब बनती है मलेरिया की। हाँ, इस मच्छर का नाम एडीज इजिप्शियाई है। और एक और मच्छर है जिसे हम घरेलू मच्छर कहते हैं, उसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में क्यूलेक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये 3 मच्छर बहुत कॉमन है हमारे इस वक्त के गुफ्तगू का मौजू अगर है वो, तो इन तीनों पे बात होनी चाहिए। जी। क्योंकि वैसे तो ये था एनोफिलीज के हवाले से वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, लेकिन ये साथ ही साथ हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जिसमें वेक्टर मच्छर है, मॉस्किटो है, उनके बारे में भी हम बात करें और लोगों को फराहम करें आगाही और शऊर। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है, एनोफिलीज मच्छर वो मलेरिया का सबब बनती है, उसकी मादा, लेकिन एडीज जिप्शियाई की मादा जो है वो वायरस डेंगू का जो है वो फैलाती है। उसके मादा को अपने अंडे देने के लिए इंसानी खून चाहिए। एडीज जिप्शियाई की मादा को अपने अंडे देने के लिए दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। उससे फिर उसके एग्स ले करने होते हैं। और एक मच्छर आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में, जो एडीज का जो डेंगू वाला मच्छर है, वो अपनी ज़िंदगी में 300 से ज़्यादा एग्स ले करता है। और ये जो बातें हैं, और क्यूलेक्स मच्छर घरेलू मच्छर है, वो ज़रा मासूम मच्छर है, लेकिन वो भी बाज़ बीमारियों का सबब बन सकता है, जिसमें मौसमी बुखार वगैरह हो जाता है। ठीक है। और ये हमारे घरों में आम तौर पे वही पाया जाता है। अच्छा, अब क्या है, जो वो हम कह रहे थे ना, रोकथाम और प्रिवेंशन की तरफ अगर जाएं, तो प्रिवेंशन स्टार्ट होती है मच्छर के बिहेवियर को जान लेने से। मच्छर अपनी जिंदगी का 75% जो अपना है ना हिस्सा, वो पानी के अंदर गुजारते हैं। अंडे पानी में, हाँ जी, उससे जो लार्वा बना, वो भी पानी में, फिर जो प्यूपा यानी सुंडी जो बनी वो भी पानी में, और फिर उसका 25% 20% वो है जब अडल्ट इंसेक्ट बन के पर लगा के उड़ता है और बाहर आता है। अच्छा, अब इंसान के शऊर में भी ये बात आनी चाहिए कि जहां वो 75% जिंदगी गुजारता है, हम उसको टारगेट करें। यानी क्या है, सिंपल सा फार्मूला जो हम हमेशा ही कहते हैं कि अपने माहौल को खुश्क रखें, अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, पानी को खड़ा ना होने दें। घरों में आप देखें, अपने घरों के अंदर इस तरह का इंतजाम करना कि 1 चम्मच पानी उसको दस्तयाब ना हो, और ये जान लें कि ये मादा मच्छर को इतना ही पानी चाहिए, मतलब 1 चम्मच पानी में भी वो। और हम बड़ा आराम से कह देते हैं कि पानी की एक हमने मिनरल वाटर की बोतल ली, पानी पिया, ठीक है, गाड़ी में पानी पिया या बाहर खड़े होकर पिया, उसका ढकना कहीं खोल के कहीं और फेंका, पानी की बोतल में पानी छोड़ा, उसको रख दिया या फेंक दिया, ये कितना डेंजरस हो सकता है, यू कैन इमेजिन। इसी तरह वो कप्स, वो डिस्पोजेबल के बॉक्सेस जो खाने पीने के लिए, और उनको हम यूं ही, अच्छा, अब वो हमने तो बेखबरी में कहीं फेंके, या वो किसी के नोटिस में भी नहीं है, लेकिन बारिश के पानी को तो वहां इकट्ठा होने से कोई नहीं। तो यही वो वजूहात हैं कि मॉनसून का सीजन इनके लिए ज्यादा मतलब ब्रीडिंग प्लेसेस फ्राहम करता है, पसंदीदा सीजन है। और हमें वी हैव टू डिनाई एवरी चांस ऑफ ब्रीडिंग टू द मॉस्किटोज, अगर हमने बचना है तो। मतलब क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस से हो तो रही होती है डॉक्टर साहब, मतलब हुकूमती सतह पर भी कमेटीज बनाई जाती हैं, और फील्ड में हम देखते हैं कि लोग जाके तल्फ भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इसके अलावा? ये वो सरकार की आपने बात की, सरकार के प्रोग्राम्स, सरकार की एफर्ट्स, वो दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड, और उनको हमें बिल्कुल उनको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको ड्यू एप्रिसिएशन देनी चाहिए। लेकिन मेरे घर की छत की सफाई तो मैं नहीं करनी। हाँ जी, मेरे फ्रिज की ट्रे में पानी कितने दिन खड़ा है ये तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने परिंदों के लिए बर्तन रखा है, पानी उसमें डाला है, मैं कितने दिन बाद उसको देखता हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत छोटा सा फार्मूला है, और वो कहते हैं कि 10 मिनट आप डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना के 10 मिनट दें। तो ये इसी तरह करें जैसे आप कहते हैं कि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती, उस 10 मिनट के बगैर आप मलेरिया या डेंगू से नहीं बच सकते। ये सोच अगर हम पालते हैं तो क्या है कि हर वो जगह जो आपने कोई गमले में पानी डाला है, आपने किसी
गुलदान में पानी डाला है, आपने किसी प्लेट में, किसी पॉट में पानी डाला है, हर दूसरे दिन उसको ताज़ा पानी बदलें, ठीक है। आपके रूम कूलर, एयर कूलर का पानी हर दूसरे दिन बदलें। अपने फ्रिज की ट्रे को हर दूसरे दिन साफ करें, उसको खुश्क रखें। और जहाँ वॉशरूम्स हैं वहाँ रिवाज डालें। अब देखिए, हम सिर्फ लाहौर की या अपने शहरी आबादियों की बात नहीं कर रहे, हम देहातों की भी, वहाँ पानी के मसाइल होते हैं, लोग पानी ज़ख़ीरा करके भी रखते हैं, जी। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा नहाने धोने का निज़ाम, हमारा वॉशरूम के टॉयलेट्स के इस्तेमाल का निज़ाम, वहाँ जो बर्तन भी पानी के लिए इस्तेमाल हम करें, उसको इस्तेमाल के बाद उसको उल्टा के आए कि उसमें कोई पानी का कतरा ना बचे। एक दूसरी बात कि अगर पानी रखना ही पड़ता है तो उसको ढांप के रखें। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा, यानी पानी के अंदर मच्छर की अफजाइश होती है और स्टेगनेंट वाटर को पसंद करता है, जो खड़ा हुआ पानी है उसको ये मच्छर पसंद करता है। पानी साफ भी हो सकता है, आलूदा पानी को ये एनोफिलीज ज्यादा पसंद करता है, और जो साफ खड़ा हुआ पानी है उसको एडीज ज्यादा पसंद करता है। तो दोनों तरह का पानी हमें नहीं छोड़ना उनकी अफजाइश की गुंजाइश पैदा करने के लिए। सही। एक तो ये प्रिवेंशन है कि पानी के अंदर उसकी जिंदगी को रोकना है। फिर आगे अगर वो पैदा हो ही गया है, हम हर जगह नहीं पैदा होता है मच्छर, फिर उसको जब वो 25% जिंदगी में अब वो इंसानों को काटने की पोजीशन में आ गया है, अब उससे काटने से बचने के लिए वो इक़दामात वो हमारे ज़हन में होने चाहिए। ठीक है। एक तो ये है कि हमें अपने घरों के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान पे जालियां लगवानी चाहिए। ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए कि घरों के अंदर मच्छर का दाखला ना होने दिया जाए, रोका जाए उसको। फिर अगर हो ही जाता है, और आमतौर पे उसकी पसंदीदा जगह जो होती है ना, वो छुपी हुई जगह होती हैं, कोई पर्दों के पीछे, सोफों के नीचे, बेड्स के पीछे, ऐसी जगह होती है, तो वहां पे कोशिश करके मच्छर मार दवाई छिड़की जाए तो उसको बचाए। अगली बात कि ये अगर वो फिर भी कमरों के अंदर, घरों में आ गया है, तो उससे कटने से बचने के लिए मुकम्मल आस्तीनों वाले, मुकम्मल मतलब कपड़े पहने जाए, ताकि अपने जिस्म का हिस्सा बच्चों को, और बच्चों 5 साल से कम उम्र बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं, उनको बचाया जाए। ये एक तरीका। फिर अगली बात क्या है, फिर इसके बाद क्या है कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स की बात आ जाती है कि जो मच्छरों को दूर भगाते हैं, वो लोशन है, वो क्रीमें हैं, वो कॉइल्स हैं, वो जलेबी है, या समथिंग लाइक, कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए, धुआं भी लोग बहुत सारे देहातों में मामला, लेकिन जो स्प्रेज भी कराए जाते हैं डॉक्टर साहब। अब ये है कि जो बात हो रही इसकी, अब ये एक टेक्निकल मामला है जो स्प्रे वाला, इस पे बात बहुत जरूरी है हमारी करने। मैं आपको 2 मिनट में इस पे बताऊंगा। ये रोकथाम के वो काम है जो अवामुन नास को खुद करने हैं, जो हमें अभी बात कर रहे थे ना ये सारे। अच्छा, फिर अगली बात आपने ये की, अगर कहीं डेंगू के हवाले, डेंगू का इसलिए बहुत जरूरी जिक्र है कि आजकल हम पंजाब में जिससे नबर्द आजमा है वो डेंगू बुखार है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, डेंगू का बुखार, और डेंगू के केसेस ज्यादा हो रहे हैं इस वक्त भी, और मानसून में उसका और भी रेशो बढ़ जाता है। इसमें देखें, इसका टेक्निकल ये है, फॉगिंग बिल्कुल टेक्निकली मना की गई है। ये जो बाहर धुआंधार स्प्रे करते थे ना, वो टेक्निकली मना 30 सेकंड है उसमें, अगर आप इसको मैं जल्दी से क्लोज करता हूं। बिल्कुल, वो उसको मना किया गया क्योंकि वो फॉग जो है इस मच्छर के साथ साथ हेल्दी इंसेक्ट्स को भी मतलब जो भी दूसरा, जो हर घर में स्प्रे की जरूरत नहीं है, वहां जहां लार्वा हो जाए उसके इर्द गिर्द स्प्रे करना चाहिए। लार्वा जहां पानी खड़ा हो जाए वहां लार्वे खत्म करने की दवाई डालनी। ठीक है जी, एहतियात बरती जाए जितनी हो सकती है, और ताकि इन बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खालिद महमूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मशरूम का आलमी दिन मनाया जा रहा था, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी के हवाले से, तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे खेलों के अंदाज भी चेंज होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री का शुमार दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में होने शुरू हो चुका है। आलमी गेमिंग इंडस्ट्री 9.64 जो % है सालाना की शरह नमू के साथ कुल $200 अरब है, और दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में गेमिंग की सनत अब भी बहुत पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स से कमाई करने वाले टॉप 30 ममालिक में शामिल है। गेमिंग अब पैसा कमाने का भी जरिया बन चुका है, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसे प्रोफेशन के तौर पर भी ज्वाइन कर रही है। और साबिक वजीर साइंस
एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के दौर में हमने देखा कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के फरोग के लिए काफ़ी इकदाम किए गए थे और बकौल उनके पाकिस्तान 90 अरब डॉलर सालाना की इंडस्ट्री बन सकता है। तो ई स्पोर्ट्स को अब इंटरनेशनल खेलों में भी बाकायदा खेल के तौर पर शामिल कर लिया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ई स्पोर्ट्स के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो भी अब इन खेलों में शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का क्या रुझान है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स अपने नाम कर चुके हैं और ओलंपिक समेत कई इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और कर चुके भी हैं। और उनके साथ मुगीज़ बुखारी मौजूद हैं, गेमिंग एक्सपर्ट हैं। मुगीज़ आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ और इमरान आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुगीज़ आप ही से स्टार्ट करूंगी। ई गेमिंग्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप गेमिंग एक्सपर्ट हैं, तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि जो अब खासतौर पर नौजवान नस्ल है इस साइड पे बहुत फोकस है उनका? देखें, इंसानी बेसिकली इंसान में ना एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई भी एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका समझे कि दिल लगता है और आपका उस काम को करने का दोबारा दिल करता है, तो वो हार्मोन बूस्ट होता है। तो गेमिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ होती है, शुरू से ये रुझान चलता रहा कि पहले फिजिकल एक्टिविटी पे लोग बहुत होते हैं, 90s 80s में लोग देखें तो विद पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है और हर बंदे के लिए ईज़ टू यूज़ है। मोबाइल हर बच्चे के पास है, हर घर में है, हर एज में है। तो लोग क्या कहते हैं कि ईजी टू यूज़ है और टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो इंटरटेनमेंट चाहिए। तो मोबाइल गेम्स में लोग गेम्स खेल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे उनको वो हार्मोन जो है एड्रेनालिन वो हिट करता है, वो और गेम्स खेलते हैं। इस तरह करते वो उनको एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था टाइम वेस्ट करने में, लेकिन अब आगे लोग इसे पैसा भी बनाने लग गए हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा कि $200 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी इसकी इंडस्ट्री है। तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है रिसेंट टाइम्स में। 2-3 सालों में ही हम लोग बहुत आगे निकलने लग गए हैं और बहुत से प्लेयर्स जैसे इमरान बैठे हुए हैं और इरफान ऐश, उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हुई है। तो ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते हैं। अब थोड़ा सा रुझान गेम बनाने की तरफ ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं जो बेसिकली टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हूँ, मेरा पेशा जो है गेम डेवलपर है। ओके, और मुझे तकरीबन पाकिस्तान में गेमिंग का काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो 8 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और गेम्स बना भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। ओके, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपका बनाने में है? ज़्यादा बनाने में ऑब्वियसली, तो जब बना रहे होते तो आप उसको खेलते हुए टेस्ट भी करना होता है। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, आप किस तरह इस चीज़ में आए, ई स्पोर्ट्स प्लेयर किस तरह बने? मतलब शौकिया आपने गेमिंग खेलना शुरू की, मतलब लड़कों का होता है ना कि वो गेम्स खेलते हैं घरों में भी बाहर भी जाके, तो आपका भी यही सीन था या आपको था कि अच्छा मैंने इसमें कुछ करके दिखाना है? मेरी शुरू में तो यही था कि बाहर जाके खेलते थे, बस छुप के खेलते थे घर वालों से, क्योंकि घर वाले मना करते थे कि तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो तब उनको बता नहीं थे सकते कि ये सब इतना है पॉपुलर बाहर के मुल्क में। तो हम छुप छुपा के खेलते थे। फिर एक दफ़ा एक कंपनी की तरफ से ऑफ़र हुई, इंटरनेट पे हमने अपनी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे डालना शुरू की जब गेम खेल के, तो उन्होंने ऑफ़र करवाई कि अगर आप मतलब कि कम्पीट करना चाहते हैं तो विदाउट सैलरी हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। अच्छा। आप आके दूसरे कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करें, 2 टूर्स आपको देंगे, अगर आप टॉप 8 में आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टूर दिए जाएंगे। तो मैंने घर वालों से बात की, उन्हें लगा कि ये ऐसे ही है, कोई इसको फजूल में ना उल्लू बना रहा है। तो मैंने जब फिर वीज़ा आ गया, थाईलैंड जाना था पहली दफ़ा और टिकट वगैरह आ गई, तो अब्बू को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, जीत गए तो ठीक है, इसमें करियर बन जाएगा, अगर ना जीते तो टूर ही सही। तो फिर मैं गया, पर मैं जीत नहीं सका, पर मैंने कम्पीट अच्छा किया क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, प्रेशराइज था बहुत ज़्यादा मैं। तो उसके बाद फिर कंपनी को भी लगा कि इस बंदे में पोटेंशियल है, तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने मलेशिया जाके चैम्पियनशिप जीती अगले टूर में, फिर उसके बाद दुबई गए, फिर जॉर्डन गए, फिर दोबारा थाईलैंड गए। फिर उसके बाद मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला 2 साल का विद सैलरी और हर चीज़, और वो पेंडेमिक में सब ज़ाया हो गया, मतलब कि 2 ईयर हम कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सके। और पाकिस्तान में बैठ के हमने लाइव स्ट्रीम वगैरह किया इधर से ही, और इधर ही बस टूर्नामेंट खुद से ऑर्गेनाइज़ करवाए, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो अब जब पेंडेमिक ओवर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ,
तो यूएसए में 2 टूर्नामेंट खेलने गया। पहले 1 दिसंबर में गया जिसमें मैं 4th आया था। और पाकिस्तानी लड़का अरसलान जो है मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है वो जीता था। और अब दोबारा ईवो चैम्पियनशिप हुई है, साल में 1 दफ़ा होती है। ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स कह लें इसको, क्योंकि 1 साल में 1 दफ़ा होती है और बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। 1500 प्लस कंपटीटर थे, तो उसमें से मैं सेकंड आया हूँ। मतलब कि 3 दिन लगातार टूर्नामेंट खेलते रहे, तो बस जीत रहे थे। बस वो अल्लाह ने जो लिखा हो। कोई बात नहीं, हार और जीत तो कॉम्पिटिशन्स में चलती रहती है, कभी हार का सामना करना पड़ता है, कभी जीत के। लेकिन ओवरऑल कितने साल हो गए हैं, कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए, खेलते हुए? मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं। अच्छा। पहले मैं घर में बताता नहीं था, तो काफ़ी वो पूछते थे कहाँ जाते हो, तो कोई जवाब नहीं था होता। फिर ये 4 साल से जब से स्पॉन्सरशिप मिली है, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ये करता हूँ। अब ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गया और इसमें मैं जो है बूस्ट अप कर रहा हूँ। तो मुझे मुगीज़ आप बताइए कि अब लोग इसको आपके ख्याल में क्या लोग इसको अभी भी इंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं गेमिंग को, या फिर लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अब इससे पैसा भी कमा सकते हैं, उनको पता चल गया कि ये भी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं? अच्छा, बेसिकली ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी आती जाती है। तो कुछ रिसेंट टाइम्स में ये पेंडेमिक के बाद लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा अवेयरनेस आई, क्योंकि लोगों ने अपने साथ घर में टाइम स्पेंड किया। उन्हें पता चला कि हाँ जी, बाकी दुनिया घर में रह के काम कर रही है, तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांस लोग करते हैं। फ्रीलांस का मतलब ये है कि आप घर में बैठे हैं और कहीं भी बैठ के काम कर लें, ठीक है। तो अब गेमिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ना सिर्फ आपने प्रोग्रामिंग करनी होती, कोडिंग होती है ना बेसिकली। तो जो मोशन ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, उन पे काम करने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर आ जाती है, पूरी टीम आ जाती है। तो कुछ लोगों का मतलब अच्छा लगता है कि वो कोडिंग करें, कुछ लोगों का काम अच्छा लगता है कि वो VFX पे काम करें, कुछ SFX साउंड इफेक्ट्स पे काम करना पसंद करते हैं। तो इसमें आर्ट तकरीबन अगर कुल मिला के बात कीजिए, गेम डिज़ाइनर, गेम डेवलपर, गेम आर्टिस्ट और मतलब 8-10 लोग एक टीम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोग अपने अपने शौक और ज़ौक़ के मुताबिक जो है ना वो अडेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। ठीक है। तो इमरान, इसके हवाले से, गेमिंग के हवाले से ख़ासतौर पर पाकिस्तान में स्टूडियोज़ बनाए जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको सिखाया जाए कि ये ई स्पोर्ट्स है क्या, ऐसी चीज़ें हैं या अभी नहीं है यहाँ पर, या अपने तौर पर ही आप लोग सीख सकते हो? हम तो पहले अपने तौर पे कर रहे थे, अभी भी करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं इतने कोई ख़ास है। हम खुद ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, खुद ही कंपनीज़ को रीच करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, और खुद ही कम्पीट करते हैं और सीखते हैं उस चीज़ से। मेरे हिसाब से आर्किड बनाने चाहिए पाकिस्तान में हर जगह, क्योंकि आर्किड से ही न्यू जनरेशन आएगी, बूस्टअप मिलेगा कम्युनिटी को। अगर आप ग्राउंड्स बंद कर देंगे और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ही कहेंगे कि वो खेलें, तो नया टैलेंट तो नहीं आएगा, वो ही खेलते रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आर्किड्स होने चाहिए और इस तरह के आर्किड सेंटर बनने चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों पे एतमाद करें और उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने भी आप पे एतमाद किया, उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा बहुत एतमाद किया ना कि चलो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो करो, आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे बताइए, आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं इसके अंदर? वीडियो गेम है टेकन 7 के नाम से, बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। तो मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आते हैं, इसमें कम्पीट करते हैं। पाकिस्तान में भी अब काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं, जैपनीज़ भी आते हैं, पीछे स्पेन से प्लेयर आए हुए थे, काफ़ी लोग आते हैं। पर बेसिक जो कंपटीशन है, जो टफ कंपटीशन और जिसमें प्राइज़ अच्छा हो, वो बाहर ही होता है, जैसे USA, जापान। वहाँ पर जाके आपको खेलनी पड़ती है? जी हाँ, वहाँ पर जाके खेलना पड़ता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना पड़ता है और अपनी जो स्पॉन्सरशिप की टीम है उसको। ठीक है। तो आगे कोई और चैम्पियनशिप्स आ रही हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं? पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनकी तैयारी तो मैं कहता हूँ कि हर टाइम है, पर उनको जो वीज़ा प्रॉब्लम है ना, वो बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं अब फ्रांस कंपटीशन है, वहाँ जाना चाहता हूँ। अच्छा। पर मैंने अप्लाई किया, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही वीज़े की। तो अब मैं क्या, मतलब वेट कर सकता हूँ और वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी। अब फिर मैं नेक्स्ट ईयर का वेट करूँगा। फिर इस तरह जो वीज़ाज़ हैं वो तो इजी मिल जाते हैं, जैसे मलेशिया, दुबई। बाकी दूसरी कंट्रीज़ का आपको बहुत मुश्किल होता है। ये वीज़ा प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती हैं, जो हर्डल बनती हैं आप लोगों की इस चीज़ों में। अब एक बंदा 6 माह प्रैक्टिस करता है और एंड पे आके उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो क्या करे? एग्जैक्टली, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं। तो वो ही ज़्यादातर लोग किस तरह की गेम्स जो है वो डेवलप करवाना चाहते हैं, या उनका किस तरह फोकस होता है? बेसिकली हर तरह की गेम
बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं ना उसका जैसे अभी इन्होंने नाम लिया कि टेकन जो है, ठीक है, तो टेकन की तरह की अगर कोई गेम बनवाना चाहता है या उसे लगता है कि यार इस पे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड कोई आइडिया इन्वेंट करके लाएगा, टीम से शेयर करेगा कि इससे रिलेटेड हमें कुछ करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। नहीं तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो NFT गेमिंग्स का चल रहा है, ठीक है। इसमें ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं, कार्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं फंजेबल एटम उसको बना के, तो वो उसके थ्रू लोग पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। और जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं वो इवन जैसे इन्हें लीग में जाके पैसे कमाना पड़ता है, ऑब्वियसली लीग में जाना खेलना इनका मकसद यही है पीछे के जी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी न किसी तरह अपने आप को सपोर्ट कर सकें माशी तौर पे भी। तो वो अगर NFT गेमिंग अगर एक प्लेयर कर रहा है तो वो गेम खेल के उसके थ्रू पैसे कमा लेता है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी बड़ी एक डोमेन है, अगर उसे एक्सप्लेन करने लगूँगा तो टाइम काफ़ी इसमें लग जाता है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट इसमें यही है कि NFT गेमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे प्लेयर जो है उससे भी खेलने से फ़ायदा होता है और जो डेवलपर है उससे तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन अभी तक कितनी गेम्स टोटल आप डेवलप कर चुके हैं? लगभग इन 8 सालों में ऑलमोस्ट मोर देन 100 गेम्स पे मैंने काम किया हुआ है। हाँ जी, जिसमें 4 to 5 तो काफ़ी बड़ी थी, और इसी सिलसिले में 2019 में पेंडेमिक से बिल्कुल पहले मेरा गूगल सिंगापुर जाने का थोड़ा सा वो हुआ था इत्तेफाक। तो वहाँ पर एक जिस तरह इनका प्ले के लिहाज से इनका चैम्पियनशिप होती है, वहाँ पर गेम डेवलपमेंट के लिहाज से एक कंपटीशन था। अच्छा। तो वो विद इन द पाकिस्तान था, एक ब्रांड है उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था, और उसमें कुछ लगभग 45 से 46 टीम्स थी, और शॉर्ट लिस्ट होके तकरीबन 7 टीम्स ने सिंगापुर जाना था। तो उनमें से एक हमारी टीम भी थी, और मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था GSS को, और वहाँ पर हम सेकंड रनर अप आए थे तो गूगल हेडक्वार्टर्स में। तो ये वहाँ पर फिर लोगों से मिले, मुख्तलिफ लोगों से मिले, देखा पूरी दुनिया से वहाँ से लोग आए हुए थे, वियतनाम से, इंडिया से, जापान से। तो वहाँ फिर थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि लोग किस तरह से गेमिंग को लेते हैं, वो बहुत सीरियस लेते हैं, वो उनके लिए तो बेसिकली एक प्रॉपर ये काम है, वो उसको बिल्कुल कैजुअल नहीं लेते। पाकिस्तान में जो ट्रेंड है बेसिकली वो ये होता है कि यार बच्चा टाइम ज़ाया कर रहा है, इधर कर दो उधर कर दो, इसमें फ्यूचर ही नहीं है, माइंडसेट ही है ना सबका। किसी चीज़ को भी देखें लिमिट से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, इवन वो आपका काम भी है, स्टडीज़, हर चीज़, ठीक है। अब बच्चों को गेम्स खिलाएं, एक लिमिट तक खिलाएं, और उनको डायरेक्शन दें कि ये चीज़ जो है ना, ये इसमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एज एन प्लेयर आगे जा सकते हैं, आप एज एन डेवलपर आगे जा सकते हैं। अगर आपने एज एन आर्टिस्ट अपने करियर को परस्यू करना है तो मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप जो है ना चीज़ को अडेप्ट करें और अपने फ्यूचर पे काम करें, ना कि उसको डांट दें ताकि वो जो उसके अंदर शौक या एबिलिटी आ रही है ना वो ख़त्म ही हो जाए। तो फिर इवेंचुअली होता ही है कि अगर बंदा अपने शौक पे काम नहीं करता तो वो फिर एंड में बेचारा रह जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। अच्छा इमरान, आपसे जानना चाहूँगी ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या किस तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं, क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम होनी चाहिए आपको, सोशल मीडिया की अवेयरनेस अब बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वो होनी चाहिए, आप एक अच्छे प्लेयर होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान में आपने क्या किया है, कितने कंपटीशन किए हैं, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये भी बड़ा मैटर करता है। आप एरोगेंट तो नहीं है, आप हम्बल हैं, इस तरह ये बहुत ज़रूरी है। ई स्पोर्ट्स में अगर आपने किसी को कोई ऑफेंसिव बात कर दिया तो आपका करियर ओवर है। अच्छा। वो दूसरा चांस नहीं देते। अगर आपने किसी को कमेंट कर दिया कोई बुरा, या आप हारे हैं तो आपने उसको कोई इस तरह का टॉन्ट वगैरह कर दिया तो आपका करियर ओवर है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और मुसलमान में ये चीज़ें पहले से होती हैं, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो हम्बल होते हैं और वो आजिज़ होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। और तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं, पर वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो थोड़ा उनको मसला होता है, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते बाहर के लोगों से, तो स्पॉन्सर मिलने में मसला होता है, इंटरव्यू में मसला होता है, तो यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, स्ट्रीम नहीं कर सकते, जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है अभी स्पोर्ट्स के लिए। तो तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा प्लेयर होना चाहिए आपको। लेकिन इमरान, कभी ये ई स्पोर्ट्स या उस टाइम ऑनलाइन जब आप खेलते हैं तो
तो उसी तरह का बिहेवियर वही सारी चीज़ें होती है। मतलब अगर हम मैदान में खेलने जाते हैं तो एक नर्वसनेस होती है, हार जीत का होता है कि प्रेशर भी एक होता है कि पता नहीं क्या होगा मैदान में, लेकिन इस तरह जब आप लोग फ़ोन पे या इंटरनेट पे खेलो तब भी यही समा होता है? इंटरनेट पे तो हम बहुत कम खेलते हैं क्योंकि हमारा नेट कोड पाकिस्तान में अच्छा नहीं है, तो हमें ऑफलाइन खेलना पड़ता है, जाके कम्पीट करना पड़ता है। अच्छा। तो पहले एक दो टूर तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि आप जब नज़र घुमाते हो उधर स्टेज पे तो हर बंदा दूसरे प्लेयर को चैंट कर रहा है, आपको नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि आप फेमस भी नहीं तब शुरू में इतना था, तो कोई इतना पूछ भी नहीं था रहा, तो फिर बंदा घबरा जाता है कि यार ये क्या है, चीज़ें भूलने लग पड़ती हैं। पर जो टाइम गुजरता है आप में कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट टाइम मैं यूएसए गया था तो वहाँ पे सारे ना, मेरा एक अमेरिकन प्लेयर से मैच है, उसको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो इवन इतना शाउट था और इतना उन्होंने पूरा रिंग हिला दिया, वो रिंग था एक, तो मैं बड़ा नर्वस हो गया। तो हार में गया था, पर मैं 6 मंथ बाद मैं फिर दोबारा गया, मेरा उसी प्लेयर से कंपटीशन आया और मैंने उसको बहुत बुरी तरह हराया। और वो शोर मचाते रहे पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था इस चीज़ की। बेसिक चीज़ ये है कि आप जो आपके साथ होता है, हारते हो जीतो, आपको सीखना चाहिए उससे। एग्जैक्टली, हाँ। आपको होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क करके जाएंगे आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एग्जैक्टली, ये आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि भाई हम कहीं पे चले जाएं, हर किसी को हम कम्पीट करके आएंगे। अच्छा मुझे लास्ट पे मैं पूछना चाहूँगी, कितनी देर लगती है एक गेम को बनाते हुए, कितना टाइम लगता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि गेम का स्कोप क्या है, ठीक अच्छा। है। प्लेटफॉर्म भी डिपेंड करता है कि आप मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं या किसी कंसोल या पीसी के लिए बना रहे हैं। तो लेट्स से अगर आप एक मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं तो इट विल हार्डली टेक लाइक 1 मंथ और 1.5 मंथ एक प्रोटोटाइप के लिए। एक बेसिक गेम बन जाती है जिसे आप टेस्टिंग फेज में या इस तरह आगे परसू कर सकते हैं। फिर उसको क्या नाम है, मॉडल एंड इम्प्रूव करके उसको फाइनल स्टेजेस तक 2 से 2.5 माह तक आप एक फाइनल टच दे देते हैं एक गेम को, अच्छी गेम को। मतलब 1 से 1.5 महीना लग जाता है? हाँ जी, लग जाते हैं क्योंकि इस पे पूरी एक टीम काम कर रही होती है, एक बंदा नहीं काम कर रहा होता। तो उसमें टीम के अंदर 4 से 5 बंदे कम से कम होते हैं, तो फिर प्रोडक्ट एक सामने आ जाती है। एक बंदा काम कर रहा हो तो फिर टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली। चलें ठीक है जी, हमारे साथ मुगीज़ बुखारी और इमरान खान मौजूद है जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और मुगीज़ गेमिंग एक्सपर्ट हैं। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, और मुगीज़ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और ये वो एक्सपर्ट्स और खिलाड़ी थे जिनसे हमने आपकी बात कराई है, मुलाकात कराई है, जो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गेमिंग इंडस्ट्री में अपना एक रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जैसे जैसे शहर लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस शहर के मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। बेहंगम ट्रैफिक इस शहर का सबसे अहम मसला है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफे की वजह से एक तो ट्रैफिक रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, उसके साथ साथ ट्रैफिक हादसात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अवाम की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं की जाती है, और जब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जाता है तो अवाम की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ हर्जा सराई की जाती है। और अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स पर हम देखते हैं ट्रैफिक सार्जेंट्स और अवाम में गर्मा गर्मी के मनाजर भी देखने को मिल रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दूध बरदार गाड़ी को रोकने पर ड्राइवर ने ट्रैफिक अहलकार को कुचल डाला और गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक असिस्टेंट महमूद अहमद मौके पर ही दम तोड़ गए थे। और पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। तो लेकिन लाहौर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं क्यों हल नहीं हो पा रहे हैं? अवाम और ट्रैफिक सार्जेंट में ये जो तल्ख कलामी के वाक़यात हैं इनमें क्यों इजाफा होता जा रहा है? गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी सदर ट्रैफिक पुलिस हैं आसिफ सिद्दीक साहब हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं मोहम्मद सरफराज हैं। सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सरफराज आपको भी वेलकम कहती हूँ। सर सबसे पहले तो कल वाले वाक़े पे बात करना चाहूँगी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे अपने एक सार्जेंट हैं और वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाम शहादत नोश कर चुके हैं।
तो क्या वाकया था? उनको रोका, वो गाड़ी को रोका जा रहा था जिसके बना पर उन्होंने खिलाफवर्जी की और ये सारा वाकया पेश आया? जी, कल 10:30 बजे का टाइम था। तो ये शिमला और ड्यूरेंट दो एडजेसेंट आप चौक्स हैं जो पास ही हैं। जी जी। तो एक चौक से सार्जेंट गाड़ी गुजरी है तो उसने पास ऑन किए मैसेज कि ये थोड़ा रैक एंड नेग्लिजेंस तरीके से चल रहा है तेज़ रफ्तारी की तरफ से। तो नेक्स्ट चौक वाले में वो खड़ा था लड़का महमूद अहमद, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की यार। वो या तो वो उसमें सेंस नहीं थी या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी, या वो निकलना चाह रहा था, एस्केप करना चाह रहा था। समहाउ वो उसको हिट किया और मौके पर ही वो जो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए बेचारा जहाँ बाग हुआ और शहीद हो गया। और उस शहीद ने जो अपने वो छोड़ा है, एक 6 माह की बच्ची है और एक उसकी मिसेज हैं और बाकी वो 9 बहन भाई हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि आप आपकी एक छोटी सी गलती आपको क्या हो जाना था, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये था कि आपका 1000-2000 का चालान हो जाता, आपका लाइसेंस कॉन्फिस्केट कर लेते। अब मैंने लाइसेंस की डिटेल्स रात को चेक करवाई हैं तो 2012 से उसका लाइसेंस एक्सपायर है। अच्छा। तो वो है तो LTV उस कैटेगरी का है जी, लेकिन चूंकि वो 2012 से एक्सपायर है तो इसका मतलब ये है कि वो कैंसिल हो चुका है। 10 साल 5 साल के बाद तो वो वैसे ही 1 साल के बाद जब एक चीज़ रिन्यू नहीं होती उसकी वक़्त भी कोई नहीं है। जी जी। तो लिहाजा मेरी ये शहरियों से अपील है कि आप सड़क पर जो हमारे आम फहम से कवानीन हैं, जो सड़क पर लिखी हुई ज़बान है, जो साइन बोर्ड्स हैं, और वो देखकर अपनी गाड़ी की फिटनेस को बेहतर करके खुद लाइसेंस लेकर सीख कर फिर आप अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें और एक अपने हकूक़ और दूसरों के राइट्स का ख्याल करके चलें सड़क पर, तो फिर ये मामला ठीक होगा। अगर आप इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर ये वो अब कैफे करदार में पहुंचेगा। 302 का पर्चा हो गया हुआ है, हम उसके वारिस हैं अपने शहीद के, जिस तरह हम 329 शहीदों के वारिस हैं हम इसके भी वारिस हैं। और ये टिल द एंड ऑफ सर्विस इसको सैलरी मिलेगी इसके बच्चों को और सारा बाकी सहूलतें, और हम इसको जो है ना वो मौत उसकी जो है ना फांसी तक पहुँचाएंगे इसको इंशाल्लाह ताला। पूरी कार्रवाई पूरी के खिलाफ होगी। और आपसे जानना चाहूँगी सरफराज, क्यों हमारा मुआशरा जो इस नहज तक पहुँच गया है कि हम मतलब कवानीन बनाए जाते हैं, हमारी अपनी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, तो हम क्यों उनको अगर पाबंदी उन पे करेंगे उसको तौहीन क्यों समझते हैं अगर हम किसी चीज़ पर पाबंदी करेंगे तो? अच्छा मुनीबा, इससे कबल मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये पहली हलाकत नहीं है इस सारे मामले में, बहुत सारी हलाकतें हो चुकी हैं। ये जानते हैं कि रात के वक्त डैम्पर और ट्रक निकलते हैं, हफ्ते में महीने में 2-3 नौजवान कुचले होते हैं, और ऐसी ऐसी डेड बॉडीज़ देखी हैं कि जो बिल्कुल कुचली जाती हैं, जिनको देखना भी मुनासिब नहीं आम बंदा समझता। तो कल वाला मामला बड़ा अफसोसनाक था। हमें कल वाले मामले के साथ साथ वो जो नौजवान, वो जो बुज़ुर्ग, वो जो ख़वातीन कुचले गए हैं, हमें उन पे भी पहली तो बात है अफसोस करना चाहिए। और आज CTU लाहौर की जानिब से एक प्रॉपर एक हदायत जो जारी की गई हैं कि ट्रक ड्राइवर, मजदा ड्राइवर, ये जितने भी हैवी व्हीकल्स चलाने वाले हैं, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, ओके। हम जब भी सानेहा हो जाता है उसके बाद जो है वो एक्टिव होते हैं। हमारा इशू सबसे बड़ा ये है, अलमिया ये है कि हमें जब ये इश्यूज़ होते हैं उसके बाद जो है वो हम चेक करते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। अच्छा, इससे कबल भी CTO की जानिब से किए होंगे बहुत सारे ऐसे इक़दामात, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किए जाते हैं। सर को पता है, इनके लाइसेंस चेक कर लो, ये एहतजाज करते हैं। इनको ये कहो कि आपकी बसें, आपके ट्रक जो हैं वे रोड पे चढ़ने के काबिल नहीं हैं, तो ये 700 बंदा इकट्ठा करके रोड्स ब्लॉक करते हैं और पुलिस को ब्लैकमेल करते हैं। हाँ जी। पुलिस जो है वो इस वक्त आपकी बेहंगम ट्रैफिक संभाले, आपकी गाड़ियों को चेक करे, आपके लाइसेंस चेक करे, नफरी की कमी, जवानों की कमी, गाड़ियों की कमी, ट्रैफिक पुलिस क्या करे। अब हमें ये पता चला था कि ट्रैफिक वार्डन्स की कमी हो गई, असिस्टेंट्स को भर्ती किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शहर लाहौर में जिस बेहंगम ट्रैफिक के साथ रोज़ाना हमारा टकराव होता है
उससे निपटने के लिए हमें नफरी की ज़रूरत है। हाँ जी। तो अब ये कल वाला जो वाक़या है वो तो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन रात को जो डैम्पर करते हैं, जो ट्रक करते हैं, जो सुबह सवेरे, अच्छा इसमें एक और बात अहम है, सुबह सवेरे जब मैं 7:30 बजे निकलता हूँ, तकरीबन सुबह 5:30 से लेके 8 बजे तक, 8:30 9 के दरमियान ये दूध वाली गाड़ियाँ चलती हैं। शहर से बाहर से भी आती हैं, शहर के अंदर से भी आती हैं, सरहदी इलाकों से भी आती हैं, और ये इतनी स्पीड पे आते हैं ये लोग, ये इनकी साइकी में है कि हमने ये हमारा दूध ख़राब हो जाएगा, हमारी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हमने वक्त पे सप्लाई करना है, ये इस चक्कर में बंदे रौंदते हुए चले जाते हैं। अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन कैसे किया जाए, क्या करना है, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा। एग्जैक्टली, ये तो पूरा प्लान बनाया जाएगा ना सर। जैसे कल एक वाकया पेश आया, खुदा ना खास्ता अगर आगे भी इस तरह के वाकया, और वो आम शहरी भी इसका जो है वो बन रहे होते हैं शिकार, तो इसका एक पूरा जामे प्लान बनाना चाहिए इनकी रोकथाम के लिए। जी, ये देखिए स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो एक डेटरेंस है वायलेशन करने वालों के लिए। जहाँ तक सरफराज साहब ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक बात है, जो बियॉन्ड म्यूनिसिपल लिमिट्स जो हैं वो चूँकि ट्रैफिक पुलिस होती नहीं है, वहाँ पे मोटर हाईवे पुलिस है। अंदर वाले एरिया में जहाँ से ये स्टार्ट लेते हैं अड्डा जात, कानून तो ये है कि PSV व्हीकल्स जो हैं वो अड्डे से बाहर तब तक नहीं निकलेंगे जब तक लाइसेंस और फिटनेस नहीं हो। ठीक है। तो ये दूसरे दिन ही प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। इसी तरह लोडिंग व्हीकल्स जो हैं ये इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंस चलती हैं। तो जब ये चलती हैं तो वहाँ से फिर ये एक बंदा दूसरी जगह पर 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 15 दिन बाद आता है। तो इसके लिए हमारा यही है कि एक तो हम जो हमारे स्पीड गन्स हैं, रडार गन है, लेज़र गन है, परवीडा कैमरा है, वास्कार कैमरा है, ये हम डिवाइसेस जो हैं ये लेकर हम जो मेन शाहराह हैं जहाँ पर ये ज़्यादा स्पीड देते हैं, जिस तरह ये फिरोजपुर रोड है, ये शाहदरा की तरफ आते हुए, इमामिया कॉलोनी की तरफ आते हुए, या ये मुल्तान रोड है और रायबंड वाला साइड है, तो वहाँ पर हम ये स्पीड परवीडा और गन्स जो हैं वो हम निस्ब करके इनकी स्पीड को ब्रेक करें और इसको डिटेक्ट करें और इंटरसेप्ट करें, उनको चलानिंग करें। और अभी ये सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्ट के साथ मामला उठाएं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अड्डा जो है वो उसको पाबंद करें कि वो गाड़ी ऐसी ना निकले जो कि बगैर लाइसेंस और फिटनेस की हो। इसी तरह गुड्स व्हीकल्स पर पाबंदी होनी चाहिए। अब गुड व्हीकल्स जो हैं वो तो किसी खाते में नहीं ना, यहाँ पर लाहौर में मास वाहे 2 अड्डों के, बाकी सारे गैर कानूनी गुड्स के जो अड्डे हैं। आप इनर सर्कुलर रोड, आउटर सर्कुलर रोड पर आप देख लें, आपकी 6x8 वाली दुकान है और आपने सारा सामान सड़क पर रखा हुआ है। लेकिन सर मजे की बात यह है कि हम सबको पता है वो गैर कानूनी, लेकिन वो फिर भी चल रहे हैं और साल से चलते आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, इसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई किरदार नहीं है। देखें, महकमा ट्रांसपोर्ट बनाया गया, एक सेक्रेटरी ला के आपने बिठाया, डिप्टी सेक्रेटरी बिठाया, उसके AD बिठाए, DD बिठाए, सब इंस्पेक्टर भर्ती किए। क्यों किया आपने? लोगों को मरवाने के लिए किया आपने? आप क्यों नहीं चेक करते? आज आके आप कहते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस चेक नहीं करती। जब एक गाड़ी पे ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट, लोग मर जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक तरदीद जारी होती है, एक टिकर जारी होते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। 7 साल आप सोए रहते हैं, फिर ऐलानात किए जाते हैं। तो आपने चेक करनी है। महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो गफलत और लापरवाही का इस वक्त ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो है ना वो इनके कान में जूं तक नहीं रहूंगी। शहर लाहौर में जितनी गाड़ियां सेफ सिटी से चेक करवाएं आप, जितनी गाड़ियां चेक होके निकलती हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा। तकरीबन 2 से 3 ऐसी गाड़ियां जो गुजरती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी की हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं। अदरवाइज मुझे ये बताएं कि कितने लोगों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, कितने लोगों की गाड़ियां, अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस चेक करती है तो फिर ये सरापा एहतजाज। लेकिन मेरी बात सुने, सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या क्या काम करे? हर चीज सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर नहीं डाल सकते। आगे सर्दियों का मौसम आएगा, स्मोके वाले से भी उन्होंने चीजें करनी, एकदम उठाना है, तो वो महकमा माहौलियत का काम है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी कुछ नहीं कर रहे होते तो वो भी हम लोग सिटी ट्रैफिक पुलिस के कंधों पे डाल देते जिम्मेदारी, तो वो बेचारे क्या क्या करेंगे। दूसरा सर ये भी है कि ये प्रोटेस्ट जो होते हैं, हाँ जी, ये हमारा काम नहीं है। हम प्रोटेस्ट को हो रहे होते हैं, रोड बंद हो जाती है, हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इंक्रोचमेंट हमारा काम नहीं है। सड़कें सारी इंक्रोच्ड है, उसमें मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट है। जो मूवेबल है, चले रेडी शेडी को तो हम धक्का शिक्का या धक्का शिक्का लगा के, जो ठेले शेले खुद लगवाए हुए हैं,
उनको कहाँ ले जाएंगे? एलडीए ने लगवाए हैं सर एलडीए ने लगवाया, टीपा ने लगवाया। टीपा क्या कर रहा है, एलडीए क्या कर रहा है? सड़क में गड्ढा पड़ गया है, सिटी ट्रैफिक पुलिस को बुलाए। वो एक्रोचमेंट है, सिटी ट्रैफिक पुलिस को। ताजरों के साथ लड़ना है, सिटी ट्रैफिक पुलिस को बुलाएं। भाई आप ना करें ऐसे। आप जब अपना काम करेंगे, अदारे अपना काम करेंगे, तो तब ये सारी चीजें ठीक होंगी, तब ये साइड प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है सर, क्या तजवीज़ आप पेश करेंगे कि जो ट्रैफिक एक तो बहुत बढ़ती जा रही है, तादाद गाड़ियों की बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक, इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि कम से कम ट्रैफिक हादसात भी हों और जो अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है उससे भी हम बच सके? देखिए, हादसा की 3 वजूहात होती है। या ड्राइवर की गलती होती है, हाँ जी, या सड़क में कोई फॉल्ट होता है, या गाड़ी में कोई फॉल्ट होता है। अच्छा। तो हमें तीनों को ठीक करना है। तो पहला जो है वो सड़क, इंसान, गाड़ी और सड़क जो है, ये तीनों अहम जुज हैं। सड़क ठीक होगी तो फिर गाड़ी ठीक होगी, तो फिर ड्राइवर चलाने वाला जो है उसको हम ठीक करेंगे। हमारा काम है रेगुलेट करना। जो सोल्यूशन आपने पूछा है, अपकमिंग जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड ये है कि मैस ट्रांजिट जो सिस्टम है वो इन्फोर्स करना चाहिए। ठीक है। गाड़ियों की तादाद सड़कों पे हटाने, वो कम करनी चाहिए, और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कन्वर्ट करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और हुकूमत लेकर आए ये प्रोजेक्ट, और वो गाड़ियां जो हैं जो ये सड़क से हटें, और फिर ये हमारा मामला ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। सेकेंडली, जो कमर्शलाइजेशन है इसको काइंडली स्टॉप करें, इसको शहर के बाहर पैराफेरिया में लेकर जाएं। अच्छा। जो जो एग्जिस्टिंग है उसको रिव्यू करें और रिविजिट करके तो पार्किंग एरियाज, पार्किंग लॉट्स को इम्प्रूव करें, ताकि पार्किंग का जो इनसफिशिएंट प्लेस ऑफ पार्किंग है, सड़कों पर पार्किंग का लग जाता है सारा सिलसिला कार, वो भी कंट्रोल में आ सके। लेकिन आपको लगता है कि जुर्माने भी कम है, उसकी वजह से भी लोग वायलेशन ज्यादा करते हैं, मतलब सिग्नल तोड़ देते हैं, और यू टर्न, वो वन वे भी चल रही होती है, गाड़ियां भी चल रही होती है, मोटरसाइकिलें भी चल रही होती हैं, तो जुर्माने में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है इसमें? है थोड़ी बहुत। जिस तरह आपने देखे, इसको मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि हमने सोचा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो सड़कों पर शायद कम हो जाएगी ट्रैफिक तो उसी तरह 14 अगस्त पर भी नजर आई है, उसी तरह हर तरफ नजर आ रही है। तो ये जुर्माने भी हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। ये होना ये चाहिए कि ये जो आने वाले चैलेंजेस को मीट करने के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। जिस तरह ये स्पीडो है, मेट्रो है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडक्ट होगी, गाड़ियां सड़क से निकलेंगी। देखिए ना, 52 पैसेंजर्स एक बस लेकर निकलती है, और आपके जो ज्यादा 57% जो है ये मोटरसाइकिलिस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि 100 में से 57 तो खत्म हो गए जी। जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको दाएं बाएं से गुजरने वाले जो थ्रेट होता है ना, वो कम हो जाएगा। हम गाड़ी चलाते हुए एक बाइक वाले को देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से लेफ्ट और मर्जी से लेफ्ट राइट पे गुजर जाता है। तो यही एक सोल्यूशन है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए, जाना चाहिए, और हमें आवाम को चाहिए कि वो खुद सोचे। जब तक आवाम खुद नहीं सोचेंगे ना, हम खुद ठीक होना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। हम आपको की गाइडेंस के लिए, सहूलत के लिए मौजूद हैं। आपको लाइसेंस चाहिए तो हम लाइसेंस का प्रोसीजर आपको बताते हैं। हम आपको सड़कों पर और इंस्टीट्यूशंस में जाके एजुकेट भी करते हैं। फिर जुर्माना पर क्यों, आपको खुद समझना चाहिए। इनिशिएटिव आप घर से लें, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर से अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि सड़क पर निकलते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे किसका बच्चा है, किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। नो हाउ है उसे कि किस तरह हमने सड़क की जो कानून है या कवानीन है जो बनाए गए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं। आपके पास क्या तजवीज़ है, हम सुधर सकते हैं? मेरे पास तजवीज़, मैं एक तो बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बात हक है और सच है, इसको बिल्कुल भी नहीं छुपाया जा सकता कि पिछली गवर्नमेंट ने, बुज़दार गवर्नमेंट ने, जी जी, हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा रखा नहीं। बहुत सारी तजावीज़ दी गई उनको। अच्छा। सर ने जो अभी बताई, ये भी तजावीज़ रखी गई महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, मुख्तलिफ सेक्टरीज़ की जानिब से, लेकिन इस पे ना तो कोई वर्कआउट हुआ, ना अमल दरामद हुआ। दारुल हुकूमत है ये, पंजाब का आपका एक चेहरा है, उसको हमें ठीक रखना है तो पूरा पंजाब ठीक होगा। तो हमें अप्लाई करना चाहिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब हमें जाना चाहिए,
लेकिन ये तजावीज़ पे अमल दरामद कौन करेगी? हुकूमत। ये हम और आप और ये नहीं करेंगे। हाँ जी। ये जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक नहीं। देखिए सेफ सिटी अथॉरिटी, आए रोज़ डकैती, चोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, बेहंगम ट्रैफिक अपनी जगह। सेफ सिटी अथॉरिटी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों के चलान करने के लिए ये बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ डाका, चोरी, राहजनी, डकैती, इस किस्म की वारदात हो जाए तो इनसे फुटेज नहीं मिलती, वो कैमरा खराब होता है, वो कैमरा खराब होता है। इसलिए हम अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर रहे, कोई भी अदारा। जब हम अपने काम की तरफ फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और इससे कबल जैसे उन्होंने कहा कि हमें घर से शुरू करना चाहिए, तो मेरा पब्लिक मैसेज ये है कि हमें अपने घर में जो बच्चे हैं, अभी 10th क्लास का बच्चा है तो वो बाइक मांगता है, हाँ, बिल्कुल। हमें उसको अवेयर करना होगा, हमें उसको घर से हेलमेट पहना के भेजना होगा। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो हमें उसको ये बताना होगा कि बेटा आप हेलमेट पहने, और हेलमेट पहने या गाड़ी की बेल्ट लगाएं, इन कवानीन पे अमल दरामद करें तो आप जो है वो इसकी पासदारी कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं नेपाल गया, 2 दफ़ा नेपाल गया। एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे एक गाड़ियों की तादाद बहुत कम है, पैदल लोगों ने ट्रैक बनाए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और जो गाड़ी चला रहा है वो कवानीन के साथ गाड़ी चला रहा है। और उनको अवेयर किया गया। क्यों अवेयर किया गया? उनकी गवर्नमेंट ने अवेयर किया, उनके लिए क्लासेस का अजरा किया। यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास एक एजुकेशन टीम है। ठीक है। एक एजुकेशन टीम सारे लाहौर को फिल नहीं कर सकती, हमें खुद करना होगा। स्कूलों में ये बुनियादी चीज़ मुहैया करनी होगी। स्कूलों में ये बताना होगा, चाहे जिस मर्जी क्लास के ये स्कूल हैं, उनको बताना होगा कि हमें आगे बढ़ते हुए मामलात को देखने के लिए ट्रैफिक रुझान की तरफ अपने बच्चों को लगाना होगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आए रोज़ जो है वो लोगों भी रूनुमा होंगे और हम इसी तरह बातें करते ही रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एसपी साहब सॉरी, मुझे बताइए कि लाइसेंस के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें, जो देखने वाले हैं वो किस तरह बनवा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसका? लाइसेंस का प्रोसेस बड़ा इजी है। प्ले स्टोर पर जाएं, रास्ता ऐप आप लें। रास्ता ऐप से नहीं, आप सारी हिदायत। अच्छा। रास्ता ऐप जो है वो गुजरांवाला की, मैं जब CTO था वहाँ से मैंने शुरू करवाई थी। लाहौर से उससे पहले राय जाज साहब ने शुरू करवाई थी। तो वहाँ उसको लें और उसको देखें, उस पर फीचर सारे लिखे हुए हैं। अच्छा। उसमें आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप अपना लर्नर भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 6 तो हमारे टेस्ट लाइसेंसिंग यूनिट्स हैं 6, और बाकी इसके अलावा 11 जो हैं और हैं। 17 पूरे लाहौर में जहाँ कहीं खिदमत मरकज़ है वहाँ पर हमारा बंदा भी बैठा हुआ है। अच्छा। तो आप जाएं, विजिट करें। आपने जाना है सिर्फ ID कार्ड लेके। अब हम पेपरलेस वर्किंग की तरफ जा चुके हैं। अच्छा। तो आपका ID कार्ड आपके पास होगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन पुट ऑन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वो फॉर्म निकलेगा, वो आपको स्टैम्प करके और आपको लर्नर की एक पर्ची दे देगा। सही। कि आपने 42 डेज के लिए लर्न करना है। अब हम यहाँ पर हम शॉर्टकट मारते हैं। अच्छा। तो हम ढूंढते हैं एजेंट, हम ढूंढते हैं कोई तलक वास्ता, हम ढूंढते हैं सिफारिश कि ये जो 42 डेज वाला जो लर्निंग पीरियड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर लिया जाए, इसको स्किप कर दिया जाए, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, इसको किसी तरीके से खा लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप काइंडली ज़रूर ऑब्जर्व करें। इसमें ये है कि आपको सेंस आती है कैसे करना है। तरीकाकार ये है कि आप लर्नर ले लेते हैं। सही। तो आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर लर्नर का L का निशान लगाते हैं। वो होता है दूसरों के लिए कि ये बंदा जो है ये लर्न कर रहा है। आपने अंदरूनी सड़कें जो है छोटी, जो रेजिडेंशियल एरियाज वाली हैं, मेन रोड को छोड़ के, वहाँ पर आपने लर्न करना है किसी लाइसेंस होल्डर के साथ। या हम करते ये हैं कि वो L का निशान लगा के खुद ही चल पड़ते हैं मेन रोड पर, तो वो नहीं करना। सही। 42 डेज जब पूरे हो जाएं तो आप हमारे टेस्टिंग सेंटर में दोबारा तशरीफ़ लाएं। अपॉइंटमेंट उसी तरह सेट हैं, आप रास्ता ऐप से ले लें, टेलीफोन करके ले लें, वॉक इन पे आ जाएं। आप जो पहले आएगा पहले अकोमोडेट किया जाएगा। वहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट, उस पर 10 क्वेश्चंस फेंके जाते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं कि मसला फीसा गौरस है, नहीं, वो ये है कि ये शक्ल क्या बताती है। शक्ल कहती है कि साइन है, साइन क्या है, ठीक है। वो जस्ट एक साइन है, एक स्टेटमेंट है
कि ये जो छोटी सड़क बड़ी सड़क पे आगे मिलती है तो राइट किसका है। तो जाहिर है जब छोटी सड़क वाले को रुक जाना चाहिए, बड़ी सड़क वाला जा रहा है, जब वो खाली नजर आएगी तो फिर टर्न करे। इसी तरह राउंड बाउट पे दाएं तरफ से आने वाले का राइट है, ठीक है। तो इसी तरह वो इशारों के बारे में पूछते हैं, वो जब आप पूरा कर लेते हैं 50% हमने रखा हुआ है, हालांकि 70% होना चाहिए पासिंग मार्क्स। इसके बाद फिर आपका ड्राइविंग स्किल चेक करते हैं कि आप व्हीकल होती है, तो उसके बाद फिर आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। और लेकिन इसी चीज में लोग ना बड़े नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी ये प्रोसेस नहीं है। एसपी सदर ट्रैफिक पुलिस आसिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मोहम्मद सरफराज नुमाइंदा लाहौर न्यूज ने भी हमें ज्वाइन किया था। सरफराज आपका भी बेहद शुक्रिया। ये ट्रैफिक की कुछ चीजें थी, मामलात थे जिन पर हमने अभी बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमने बात करनी है कुछ मौसीकी के हवाले से। जैसे कि शो के आगाज में मैंने कहा था कि आज वीकेंड का शो है और वीकेंड के शो में हम कुछ लाइटर नोट पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। और अब मौसीकी के हवाले से बात करेंगे और आपसे उस गेस्ट की मुलाकात कराएंगे, और जनाब जो बड़े ही बासलाहियत हैं, खूबसूरत उनकी आवाज़ है, और जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो जनाब एक सहर सा तारी हो जाता है। अपकमिंग आप उनको आर्टिस्ट कह सकते हैं, और बहुत सारे उनके गाने और बहुत सारी हिट मूवीज़ में भी उन्होंने गाना प्लेबैक सिंगिंग की है। और हमारे साथ मौजूद हैं अबरार शाहिद हैं, मोहम्मद अबरार शाहिद सिंगर हैं, और कासिम सज्जाद तबला निगार ने भी आज हमें ज्वाइन किया है जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म पर। तो अबरार आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कासिम आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अबरार आज क्या नया है आपके पास हमारे लिए? मैं आज मेरा चंद दिनों पहले एक नेशनल एंथम है जो मैंने खुद बनाया, खुद कंपोज किया और खुद लिखा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है और बहुत मकबूल है। वो मैं स्टार्ट वहीं से लूंगा। और बहुत ज्यादा 14 अगस्त के हवाले से आपने बनाया था, जी हाँ। तो ये सोचा हुआ था कि अच्छा मैं 14 अगस्त आएगी तो उस हवाले से नहीं सोचा नहीं था, ये एक दिन में बनाया। अच्छा जी हाँ, जैसे पहले आपने डेंगी पे और उन पे बनाए थे, वैसे ही एक दिन में बनाया और बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी तक अच्छा फीडबैक? जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आगे का क्या, मतलब लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने कुछ चीज़ें शेयर की थी, मुझे ये बताइए कौन कौन से प्लेबैक सिंगिंग भी आप कर चुके हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? मैं इंक्लूड ये है कि बेसिकली जो है ना, आपको क्लासिकल की तालीम आनी चाहिए। जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए कि राग क्या होता है। जब आपको इसके अबाउट पता होता है ना कि ये राग भैरवी है, ये राग बगेश्वरी है, ये राग सिंधी भैरवी है, तो आप किसी भी कंपोजिशन में कोई भी गाना गा सकते हैं, कोई भी गाना कंपोज कर सकते हैं आप। मतलब आपको क्लासिकल आना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में जैसा मर्जी मतलब गा सकते हैं आप। आपका ज़्यादातर मेजर जो है वो क्लासिकल जी हाँ, उसी को लेकर चलते हैं। जी, प्यारी कौम को ट्रिब्यूट पेश किया। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता, मैं कहता हूँ किया जाता है। अच्छा। दिल से मेहनत करनी चाहिए, और ये देखे ना आपने मुझे बुलाया, ये टैलेंट को सपोर्ट ही किया जा रहा है, और इस पर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा मुनीबा जी। नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए खुले हुए हैं, और यहाँ पर वो आके अपना टैलेंट खासतौर पर प्रमोट कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। तो मुझे अपनी बॉन्डिंग की ज़रा बताइएगा कि आप इनके साथ ही, कासिम आपके साथ ही होते हैं? जी हाँ, कासिम भाई मेरे साथ ही होते हैं, और इनके जो फादर थे उनका वर्ल्ड में एक नाम था, सजाद अली उनका नेम है। अच्छा। इनके फादर का, उनकी डेथ हो चुकी हुई है, और तब ये 7 साल के थे जब इनके पापा की डेथ हुई थी, और उनका बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फील्ड में। अब उन्हीं की लेगेसी को लेकर ये चला हुआ है कासिम, और मेरी भी दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत नाम रोशन करेगा, अभी आप देखेंगे। नहीं, मैंने देखा है कासिम का, और तबला बड़ा अच्छा बजा रहे थे। अगला कौन सा ट्रैक आप सुनाएंगे? मैं आपको एक ठुमरी है, वो सेमी क्लासिकल है। अच्छा। वो मैं सुनाऊंगा, वो भी हमारे अपने मतलब घराने की है। मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद मुबारक अली खान, उनके बेटे हैं उस्ताद करामत अली हसन। अच्छा। उनकी कंपोजिशन है, उनकी लिरिक्स हैं, और ये आपकी जरूर
मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुबारक अली खान कहते थे कि आप गाना ऐसा गाओ कि अगले बंदे को दिली सुकून हो, उसको मेंटली सुकून हो, तो ऐसा सुर लगाओ कि उसे खुशी हो। सैया मैं तो पनिया बरन को आई, पनिया बरन को हाँ, सांझ सवेरे चलिया, सांझ सवेरे चलिया, पनिया बरन को आई, पनिया बरन को आई, पनिया बरन को आई, पनिया बरन को टूट न जाए मोरी टूट न जाए मोरी नहीं है गगरिया, टूट न जाए मोरी, टूट न जाए मोरी नहीं है गगरिया, छोड़ो न मोरी कला, मोरी कला आई, सैया मैं तो पनिया बरन को आई, पनिया बरन को आई, पनिया बरन को आई, पनिया बरन पनिया बरन को। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब। दोनों ने, आपने भी बहुत अच्छा गाया है और कासिम आपने भी बहुत अच्छा तबला बजाया है, बहुत ही खूब। इब्रार, आपने सैयद नूर के साथ भी काम किया? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 दिन पहले मुझे सैयद नूर साहब ने बुलाया हुआ था, उनकी मूवी आ रही है। ये तो मैंने सोचा हुआ है लोगों के लिए सरप्राइज ही रखूँ, लेकिन आपने पूछ लिया। तो ललकारा सिंह उनकी मूवी आ रही है और उसमें मेरे सॉन्ग्स हैं, उसमें अलाप्स हैं। अच्छा, कितने सॉन्ग हैं? ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। उनकी आगे फिर वारिस शाह भी मूवी आ रही है, ये भी कम लोगों को पता है, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। और उनमें भी है। क्या बात है। लेकिन इससे पहले मौका मिला किसी और के साथ काम करने का? मैं पंजाब कॉलेज में हमारा कंपटीशन हुआ था, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी मैंने विन की सेमी क्लासिकली। और पंजाब कॉलेज आपको पता ही है कंपटीशंस के हवाले से बहुत आगे है। वो भी हुआ था, मतलब जितने कैंपसेस हैं ना हमारे पंजाब कॉलेज के, उनका आपस में स्टूडेंट्स का हुआ। साहिर अली बग्गा था वहाँ पर जज, और भी मुख्तलिफ सिंगर्स थे। अच्छा। और साहिर अली बग्गा के बहुत अच्छे कमेंट्स थे और उन्होंने कहा था कि मैं सॉन्ग करूँगा इब्रार शाहिद के साथ, और बड़ा उन्होंने मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया। और उस पर भी मतलब
ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, और एक इंसान को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो वो तो चाहता है कि मज़ीद मेहनत करे और लोगों का दिल जीते। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अभी भी मैं टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, हालांकि मुझे खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं अच्छे लेवल पर हूँगा ना, अभी भी अच्छे लेवल पर हूँ, मैं टैलेंट को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन टैलेंट को जो घराने वाले लोग हैं ना क्लासिकल, वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो टैलेंट को सपोर्ट करे ना तो पाकिस्तान बहुत आगे जाए। मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ। चलिए, अगर आप इतनी अच्छी उम्मीद लेकर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें सुरखरू भी होंगे। तो आगे का क्या प्लान है, या एक ख्वाहिश होती है ना कि हमने किसी आर्टिस्ट के साथ गाना गाना है, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है? मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं ना, उनकी ख्वाहिश हो कि हम इब्रार शाहिद के साथ काम करें। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा सब काम करेंगे मिलकर इंशाल्लाह। सब अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा टैलेंट है, इतने बड़े नाम हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी ख्वाहिश है उनके साथ काम करना, सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा अपना एक माइंडसेट है। वो सबका अपना अपना होता है और सबको इस चीज़ का हक भी है। अब्रार, आपसे एक मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इश्क की साजिश, ये वाला गाना सुना। ज़रूर। ये मैं आपको सॉन्ग से पहले बता दूँ, ये जावेद बशीर साहब का है। जी। ये रिश्ते में वो मेरे भाई लगते हैं बड़े। अच्छा। वो भी मेरे उस्ताद जी के शागिर्द हैं, उस्ताद मुबारक अली खान। सही। तो वो भी आज तक उन्होंने जितनी भी शोहरत पाई वो मेरे उस्ताद जी की वजह से पाई। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे चढ़ा है। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल कर दिया आपने अब्रार, वेरी नाइस। ये सॉन्ग के बारे में आपको बताऊं, एक जगह पर हम इकट्ठे थे, जावेद बशीर साहब भी, अच्छा। और मेरे उस्ताद जी भी, करामत भाई। तो जावेद बशीर साहब की वर्ड्स थे कि अब्रार बेटा मैंने तो ये गाया है। उनको वीडियो किसी ने सेंड की थी, मैं कॉन्सर्ट पर परफॉर्म कर रहा था, तो वो मेरी वायरल गई थी। तो कहते बेटा आपने तो गाया है, मैंने तो गाया, सॉरी, जो आपने गाया वो कमाल कर दी। क्या बात है, क्या बात है। और ये उनके बड़े अल्फाज हैं। जी हाँ, किसी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेम है। हमारे जो म्यूजिक फैमिली, मैं म्यूजिक फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन अब जाहिर सी बात है मैंने तालीम ली है, अब वो भी मेरे भाई ही हुए, एक ही उस्ताद के हम शागिर्द हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स
मैंने स्टडी को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। पंजाब कॉलेज से मैं फ्री हो चुका हूँ, NCA जैसे इदारे में इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा और आपने जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया ना उसी को निखारना है। मतलब म्यूजिक में ही आगे डिग्री करनी है। जी हाँ। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आगे होता है ना कि फिर मैंने करके किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है या खुद ही करना है? खुद ही करना है इंशाल्लाह। खुद मैं देखिए कंपोज भी कर रहा हूँ। मैंने 15 साल की एज में मैंने डेंगी वाला खुद कंपोज किया था। मुझ में ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। उस्ताद की, मेरे उस्तादों की भी दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से। पापा मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहन भाई बड़ा सपोर्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, सब ने प्यार दिया मुझे। तो अब आपको देख के आपकी फैमिली में या आपके बहन भाई कहते हैं कि हमने भी इस साइड पर जाना है या नहीं? ये बड़ा मुश्किल था काम है। ये जो आर्टिस्ट होता है ना, वो मेरे उस्ताद जी कहते थे वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। अच्छा। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन वो उनमें भी टैलेंट है। अच्छा। मेरी फैमिली में बहुत सारा टैलेंट है, मतलब मेरे कजन्स हैं, लेकिन उन्होंने मुझ में खुद को डाल ली है उन्होंने, और वो मुझे आगे देखना चाहते हैं। और मेरे कजन्स, मेरी फैमिली, मेरे चाचू, मेरे मामू सब मुझे प्यार करते हैं। मेरे टीचर्स, मैं स्कूल में था तो मेरे जो हेडमास्टर थे वो कहते थे ब्रार आप हमें भूल जाओगे। तो मैं आज भी जाता हूँ उनके पास और पूछता हूँ सर आपके पास टैलेंट है तो मुझे दें, मैं इंशाल्लाह ताला हम करेंगे काम। तो अभी तक मैं जा रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। बेस्ट विशेस हैं फिर अबरार आपके साथ हमारी, और इसी तरह आप काम करते जाइए, अपना नाम बनाइए। और जाते जाते आपसे अमानत अली खान साहब का एक गाना सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पर आए, और कासिम आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और जनाब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ। जाते जाते अबरार से एक और गाना सुनते जाइए। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। लाख जतन कर हार गई मोरा से बोलना, मोरा से बोलना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें